नमस्कार, मेरा नाम आरती साहू। मैं सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय से बाजीनगर भोपाल एमए द्वितीय सेमेस्टर विषय हिंदी साहित्य अध्ययनरत छात्रा हूँ। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रथम पेपर तृतीय भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र हेतु मेरी विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा चुना गया विषय शीर्षक है ड्राइडन की काव्य कल्पना। मेरा विषय ड्राइडन की काव्य कल्पना पर है। जॉन ड्राइडन सन 1631-1700 को अंग्रेजी की विश्लेषणात्मक आधुनिक आलोचना का संस्थापक माना जाता है। वह मूलतः नाटककार थे, लेकिन अंग्रेजी गद्य और आलोचना को आधुनिक रूप देने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उन्हें आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना का जनक माना जाता है। ड्राइडन से पहले आलोचना की कोई व्यवस्थित परंपरा नहीं थी। पूर्ववर्ती पुनर्जागरण युग रचनात्मक दृष्टि से अत्यंत ही उर्वरक था। उनमें मार्लो सन 1564, 1593, सन 1564, 1616 और बेन जॉनसन सन 1573, 1637 जैसे नाटककार हुए थे, जिनमें सृजनात्मक ऊर्जा का विस्फोट हुआ था। किंतु इस युग की आलोचना प्रायः निराणात्मक और शास्त्रीय उदाहरणों से बोझिल है। उनमें न तो किसी रचना के विवेचन विश्लेषणात्मक का प्रयास है। प्रतिमा या कल्पना। कल्पना या कवि प्रतिमा कवि की वह शक्ति विशेष है जो अनुकरण को सृजन में रूपांतरित करती है। अनुकरण द्वारा कवि केवल उन चीजों को चित्रित कर सकता है जिन्हें उसने देखा है, जबकि कल्पना अदृष्टपूर्ण वस्तुओं का विधान करने में सक्षम है। चित्रकला और कविता दोनों में जो सामान्य तत्व क्रियाशील रहता है वह कल्पना ही है। कल्पना ही कविता और चित्र की जीवंतता अनुप्राणित करती है। चित्रकला और कविता में उद्भावना पहली चीज है और यह दोनों के लिए नितांत जरूरी है। उद्भावना के बिना चित्रकार महज अनुकर्ता बनकर रह जाता है। ड्राइडन ने कल्पना का आधार सत्य को मानते हुए कहा है, कल्पना चाहे जितनी बड़ी चढ़ी हो और शब्द चाहे जितने प्रवाह के साथ आए, यदि उनके पीछे सत्य का आधार नहीं है तो आत्मा को पूरी संतोष नहीं होता है। किंतु कल्पना जब सत्य को आधार लेकर गतिशील होती है तो उसका चित्र पर बड़ा आनंददायक प्रभाव पड़ता है। इसलिए महान रचनाकारों में इस सत्य का आधार शायद ही कभी अपेक्षित होता है। कल्पना तर्क के आधार को नष्ट नहीं करती, वरना उस पर एक प्रकार का कोहरा सा डाल देती है। कल्पना और तर्क में अंतर संबंध। ड्राइडन का मत है कि कल्पना और तर्क दोनों साथ साथ चलते हैं। पहला दूसरे के पीछे नहीं छोड़ सकता। यद्यपि कल्पना गहरी खाई के बावजूद गतिशील हो सकती है, किंतु ऐसे अवसर पर तर्क उसे रोक देता है। यदि उन दोनों के बीच खाई बहुत ही गहरी हो तो विवेक छलांग लगा के झलक कर देता है। इसलिए महान रचनाकारों में इस सत्य का आधार शायद ही कभी अपेक्षित होता है। कल्पना तर्क के आधार को नष्ट नहीं करती, वरना उस पर एक प्रकार का कोहरा सा डाल देती है। कल्पना और तर्क में अंतर संबंध। ड्राइडन का मत है कि कल्पना और तर्क दोनों साथ साथ चलते हैं। पहला दूसरे के पीछे नहीं छोड़ सकता। यद्यपि कल्पना गहरी खाई के बावजूद गतिशील हो सकती है,
किंतु ऐसे अवसर पर तर्क उसे रोक देता है। यदि उन दोनों के बीच खाई बहुत ही गहरी हो तो विवेक छलांग लगा के झलक कर देता है। अतः ड्राइडन ने यह मान्यता व्यक्त की है कि जिसे अपनी बात तर्कसंगत ढंग से कहने की आदत नहीं है, वे अच्छे कवि नहीं हो सकते। अपने मत के समर्थ में उन्होंने होरेस को उद्धत किया है, जिसके अनुसार आनंद के लिए जो साहित्य रचा जाए उसे सत्य के नजदीक होना चाहिए। ड्राइडन कवि प्रतिमा को ईश्वर्य प्रदत्त मानते हैं। कवि के लिए नितांत वांछनीय होने के बावजूद इसे कैसे प्राप्त करें, इस बारे में न कोई नियम थे और न निर्धारित किए ही गए। उचित प्रतिमा प्रकृति का वरदान है, यह ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर है, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। शरीर के अंग विन्यास पर निर्भर करते हैं, ऐसा प्रकृति विज्ञानी कहते हैं। यह ईश्वरीय वरदान है, ऐसा धर्म तत्वज्ञ मानते हैं। इसमें परिष्कार कैसे किया जाए यह अनेक ग्रंथ बता सकते हैं, किंतु इसे प्राप्त कैसे करें, ड्राइडन कवि प्रतिमा को ईश्वर्य प्रदत्त मानते हैं। कवि के लिए नितांत वांछनीय होने के बावजूद इसे कैसे प्राप्त करें, इस बारे में न कोई नियम थे और न निर्धारित किए ही गए। उचित प्रतिमा प्रकृति का वरदान है, यह ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर है, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। शरीर के अंग विन्यास पर निर्भर करते हैं, ऐसा प्रकृति विज्ञानी कहते हैं। यह ईश्वरीय वरदान है, ऐसा धर्म तत्वज्ञ मानते हैं। इसमें परिष्कार कैसे किया जाए यह अनेक ग्रंथ बता सकते हैं, किंतु इसे प्राप्त कैसे करें यह बताने वाला कोई भी ग्रंथ नहीं है। उनके अनुसार वस्तु और संरचना का प्राथमिक महत्व है, जबकि शब्दों का स्थान अंतिम है। कविता में अभिव्यक्ति पाठक को आकर्षित करती है और रचना विधान डिजाइन को सुंदर से मंडित करती है, किंतु साथ ही रचना विधान भी अच्छा होना चाहिए। ड्राइडन द्वारा यद्यपि कवि की कल्पना शक्ति के रचनात्मक पक्ष पर बल दिया गया है, मगर ललित कल्पना फैंसी और कल्पना इमेजिनेशन का प्रयोग ललित कल्पना के अर्थ में विवेक शून्य शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। विवेक कवि कल्पना का अंतरण तत्व नहीं है, जैसे कि आज माना जाता है। कॉलरिज ने इन दोनों शक्तियों के अंतर को निर्भत्य रूप से व्यक्त किया है और कवि कल्पना के स्वरूप का विवेचन किया। इस प्रकार ड्राइडन ने प्राप्त कल्पना शक्ति का विवेचन कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत की भूमिका के रूप में लक्षित होता है। प्रतिपुष्टि। मैं हमारी प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैम के मार्गदर्शन और सहयोग से व मैम की नवीन पहल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम ने हमें न सिर्फ ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से कौशल बनाया, बल्कि हमें नई तकनीकों का ज्ञान कराया है। हमें कठिन परिस्थिति में भी बेहतर करने का साहस दिया। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आभार। मैं आरती साहू। मैं हमारी प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैम ने वीडियो निर्माण प्रणाली की एक नवीन ज्ञान चेतना की वजह से हमें बहुत कुछ नया सीखने का शुभ अवसर प्राप्त हो सका है। यह कोरोना काल के भयावह समय
में मैम ने हमें समय समय पर उत्साह और मार्गदर्शन प्रदान करके हमें प्रेरित किया है। मैम, मैं आपका सहृदय से बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद मैम।